वन इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल मेथड्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, आंतरगणन और ब्रह्मागणन। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एमकॉम में या एमबीए में। ये सिलेबस में होता है और इसका क्वेश्चन ज़्यादातर आता ही आता है। तो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के बारे में हम थ्योरी इस वीडियो में पढ़ेंगे और इनकी आने वाली वीडियोस, ये तो पार्ट 1 वीडियो है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह की वीडियोस आएंगी जिसमें आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जो सवाल जवाब हैं वो हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे, सैद्धांतिक अवधारणा क्या है, क्या इंटरपोलेशन होता है, क्या एक्सट्रापोलेशन होता है, वो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम, ये मैं आपको बता दूं, इंटरपोलेशन यानी आंतरगणन और एक्स्ट्रापोलेशन को कहते हैं ब्रह्मागणन। इसमें क्या होता है, ये दोनों एक वैल्यू कैलकुलेट, अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यू है, उसकी हम की पता लगाना चाहते हैं कि वो मिसिंग वैल्यू क्या है, तो उसमें इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का हम यूज करते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है, वैल्यू को एस्टिमेट करना, लेकिन उनका पर्पस और किस तरह से यूज होता है वो थोड़ा अलग है। इसमें इंटरपोलेशन ज्यादा कहें कि विश्वसनीय माना जाता है, रिलायबल माना जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन उतना रिलायबल नहीं माना जाता है। इसका ये पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिक्स में काम आता है, और या जो हमारी जनसंख्या या सेंसस हम कैलकुलेट करते हैं उसमें ये काम आता है। लेकिन इनका मतलब क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब बात समझने की आती है इंटरपोलेशन। जैसे हम ये मानते हैं, समझ लीजिएगा, बहुत मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए हमें 2021 की कोई वैल्यू दे रखी है कि 2021 में इतने लोग बीमार हुए, मान लीजिए कुछ वैल्यू ले ली। 2022 में वैल्यू ले ली, 2023 की गायब हो गई, उसकी हमें नहीं पता, और 2024 की पता है। तो जो 23 की वैल्यू हमें निकालनी है वो हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे उसको हम इंटरपोलेशन कहा करते हैं। तो अननोन वैल्यू है लेकिन ग्रुप के अंदर है, यानी 21, 22 और 24 की पता है, 23 की नहीं पता। तो वो जो हमारा डेटा है 21, 22, 23, 24, 4 वर्षों का, उसके बीच में एक वैल्यू गायब है, 2023 की वैल्यू गायब है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है कि जैसे 2021 की वैल्यू पता है, 2022 की वैल्यू पता है, 2023 की पता है, 2024 की पता है, लेकिन हम पता लगाना चाहते हैं कि 2025 में कितनी वैल्यू होगी, 2025 में कितनी वैल्यू होगी वो हमें पता लगाना है। तो यानी कि जो हमारा डेटा सेट है 2021 से 24 तक, वो पूरा पता है हमें, 21, 22, 23, 24 का पता है, लेकिन हम फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष कितनी वैल्यू होगी। तो जब हम आगे के लिए जानना चाहते हैं उसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहा करते हैं। यानी कि समझ गए, जो डेटा हमारा है उसके अंदर से ही हमें कोई चीज गायब है उसे पता लगाना है तो इंटरपोलेशन, और डेटा के बाहर जाना है तो उसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहा करते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस कुछ गणितज्ञ रहे हैं, स्टैटिशियंस रहे हैं, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। कि इंटरपोलेशन को हम डिफाइन करते हैं कैसे, कि एक टेक्निक है कि एक मोस्ट लाइकली एस्टिमेट हम क्वांटिटी अंडर सर्टेन अजम्पशंस। तो क्वालिटी के बारे में हम कुछ पता यहाँ पर लगा सकते हैं। आंतरिक कुछ मान्यताओं के तहत कुछ गुणवत्ता का सबसे संभावित अनुमान प्राप्त करने की तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि एक रिलायबल वैल्यू निकल सकती है, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट क्या हो सकता है
वो हम संभावित अनुमान क्या हो सकता है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं इंटरपोलेशन से। तो यानी कि ऐसी ये डीएन एथनिक ने दी है, एथनी ने। और एक हिर्श की डेफिनेशन है, दे रखी है सेकंड नंबर पे। आंतरण आंतरगणन दी गई स्थितियों में सबसे संभावित अनुमानक का अनुमान है। किसी भूतकाल के आंकड़े का अनुमान लगाने की तकनीक को आंतरण कहा जाता है। यानी कि भूतकाल में से पीछे की कोई वैल्यू गायब है तो उसको हम वैल्यू निकालनी है, तो उसको आंतरण गणन यानी इंटरपोलेशन कहा जाता है। जबकि भविष्य के लिए संभावित आंकड़े का अनुमान लगाना ब्रह्मागणन कहलाता है। ये हिर्श ने डेफिनेशन दी है। डब्ल्यू एम हार्पर की भी डेफिनेशन है कि इंटरपोलेशन में क्या होता है, एक मान को पढ़ना शामिल है जो दो चरम बिंदुओं के बीच में स्थित है। जैसे 21 22 23 गायब है 24, तो 21 और 24 के बीच में ये 23 आता है, वो गायब है, तो वो दो चरम बिंदुओं के बीच स्थित है। जबकि ब्राह्मण गणन का अर्थ है उस ब्रह्मागणन का अर्थ है उस मान को पढ़ना जो दो चरम बिंदुओं के बाहर स्थित है। समझ रहे हैं, जो बाहर स्थित है उसमें उसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। जो डेटा के बीच में गायब है उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। जो वैल्यू आएगी वो इंटरपोलेशन टेक्निक से आएगी। जो मैंने बताया वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो इंटरपोलेशन जो होता है वो वैलिड एक एस्टिमेट हमें पता बता देता है कि जो अननोन वैल्यू है, जो वैल्यू हमें पता नहीं है, वो उसकी वैल्यू को पता लगाने में मदद करता है। और इंटरपोलेशन क्योंकि बीच की वैल्यू है, 2-3 वर्षों का पता है हमें, उसके बीच में कोई वैल्यू गायब है तो हम आराम से पता लगा सकते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होगी। लेकिन अगर आप हम कहें कि भाई भविष्य में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, 2026 में क्या होगा, तो फिर उतना रिलायबल वो नहीं माना जा सकता। एक आइडिया लग जाता है, लेकिन आप उसको मोस्ट लाइकली एस्टिमेट वैल्यू नहीं कह सकते। एक बहुत वैध अनुमान उसको हम नहीं कह सकते। तो इंटरपोलेशन ज़्यादा रिलायबल है, एक्सट्रापोलेशन उतना रिलायबल नहीं है। और इंटरपोलेशन यानी कि यूजफुल कहाँ हुआ, एक मिसिंग डेटा है, कोई लॉस्ट पास्ट रिकॉर्ड कोई खो गया है, जैसे किसी परियोजना का या उपयोग के मामले में रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए पिछले रिकॉर्ड के गायब होने या खो जाने का अनुमान लगाने के लिए अंतर्गणन विशेष रूप से उपयोगी है। और जो डेटा सेट के बाहर जाना है वो यानी कि भविष्यवाणी देखनी है, तो उसे हम एक्सट्रापोलेशन कहा करते हैं। तो ये इसका मीनिंग दे रखा है जो मैंने आपको बताया है अभी, कि मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन। अब ये बिल्कुल सिंपल वही लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है कि 10 क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी एम कॉम की क्लास है, उसमें एक 10 बच्चे पढ़ते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। अब हमें उनकी हाइट देखनी है कि भाई उनकी लंबाई कितनी है बच्चों की। जिस दिन हम लंबाई यानी कि हाइट क्या मेजरमेंट करने गए, उस दिन 2 बच्चे एब्सेंट हो गए, यानी 8 बच्चे रह गए। अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, 8 बच्चों का हम 1 से लेके 10 स्टूडेंट्स थे रोल नंबर के हिसाब से, 1 से 10, उसमें एक 4 नंबर एक 7 नंबर गायब हो गया बच्चा। 1 से 10 तक रोल नंबर थे उनके, 4 और 7 नंबर बच्चा गायब हो गया। तो 1 से 10 तक हमारा डाटा है, उसके बीच में वो गायब हो गए 4 नंबर और 7 नंबर का रोल नंबर का बच्चा। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि उसको हम इंटरपोलेशन कर सकते हैं, कि एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मोस्ट लाइकली वैल्यू क्या हो सकती है, अनुमानित उसका मूल वैल्यू क्या हो सकती है। तो वो 2 गायब हैं, तो बाकी का हम जब निकालेंगे तो एक तरह से एवरेज मान लेंगे कि वो भी दोनों भी लगभग उसी सेम हाइट के आसपास होंगे। सेम एवरेज हाइट होगी उनकी, जैसे बाकी 8 बच्चों की है, उन 2 बच्चों की भी लगभग उसके आसपास ही होगी। तो ये इंटरपोलेशन की मदद से हम ये डेटा के बीच में जो मिसिंग वैल्यू है वो हम पता लगा सकते हैं। इंटरपोलेशन सिंपल बात हो गई, जैसे मैंने बता दिया, 2 गिवन पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कोई वैल्यू गायब हो गई है, वो हम पता लगा सकते हैं। जैसे आप कहिए कि बच्चे की हाइट, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो वो बड़ा होता है। एक मान लीजिए हम 5 वर्ष का बच्चा है, उसकी हाइट हमने नापी, फिर जब 6 वर्ष का हो गया फिर हाइट नापी, तो हाइट बढ़ गई होगी। जाहिर सी बात है, 5 वर्ष में कुछ बड़ी होगी, फिर 5 से 6 में जब आए तो हाइट बढ़ गई। अब हम आइडिया लगाना चाहते हैं कि भाई 5.5 वर्ष पे लगभग कितनी रही होगी।
तो वो हम इंटरपोलेशन की मदद से आइडिया लगा सकते हैं, एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि 5 वर्ष में कितनी है, 6 वर्ष में कितनी है, तो 5.5 में लगभग कितनी होगी। तो ये इंटरपोलेशन की टेक्निक मेथड से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश देखिए दोनों में लिख रहा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक्सट्रापोलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्सट्रापोलेशन हम देख रहे हैं, मीनिंग ऑफ एक्सट्रापोलेशन। यहाँ पर हम निकालते हैं जो डेटा हमारा है उसके बाहर की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं, वो एक्सट्रापोलेशन की मदद से हम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एवरी 15 सेकंड्स, 3 मिनट तक हमें डाटा लेना है, हर 15 सेकंड पर हम कोई डाटा ले रहे हैं। तो अगर 3 मिनट के बाद देखना हो तो हम एक्सट्रापोलेशन की मदद से आगे की वैल्यू पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो एक ये प्रिडिक्ट करते हैं हम, एक तरह से काल्पनिक मूल्य पता लगाते हैं, भविष्यवाणी करने के बारे में है ये, कि हम आगे क्या भविष्यवाणी होगी। तो एक आइडिया, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, एक काल्पनिक वैल्यू निकल कर आ जाती है, एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई आगे लगभग क्या होने वाला है या क्या वैल्यू उसकी हो सकती है। जैसे आप जानते हैं ना कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम का अनुमान लगाया जाता है कि कल को बारिश हो सकती है, परसों को बारिश हो सकती है, अखबारों में भी आता है, टीवी में न्यूज़ में भी आता है, आपने सुना होगा, देखा होगा। तो वो एक तरह से क्या है, वो फ्यूचर का अनुमान है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो कहा कि बारिश होगी तो होनी ही होनी है। ज़्यादातर अनुमान सही बैठते हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन कभी कभी होता है कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि परसों को बारिश होगी लेकिन नहीं हुई। तो ये काल्पनिक व्यवस्था है, ये काल्पनिक वैल्यू निकलकर सामने हमारे आती है। तो इंटरपोलेशन पास्ट वैल्यूज को पता लगाती है, बीच की वैल्यूज को पता लगाती है, एक्सट्रापोलेशन फ्यूचर की वैल्यू को पता लगाती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, 4 गिवन वैल्यूज है 1357। इफ दिस वैल्यूज वर प्लॉटेड, ग्राफ में अगर हम लगाएंगे और एक लाइन सीधी बताएंगे तो 1357 को हमने करा, फिर 9 जो जाएगा वो आगे को सीधी ही वैल्यू जाएगी, तो फिफ्थ वैल्यू हमारी 9 को हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। तो लास्ट वैल्यू जो है हम बिल्कुल फाइनली सर्टेनिटी के साथ निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन एक गैस लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं हम कि भाई आगे का कर्व किस तरह से जाएगा या क्या सीक्वेंस आगे का हो सकता है। कि भाई एक ट्रेंड चला आता है कि भाई इस वर्ष ऐसा हुआ, अगले वर्ष ऐसा हुआ, उससे अगले वर्ष, तो उससे अगले वर्ष क्या होगा। तो एक थोड़ा आइडिया हमें लग जाता है। 100% तो करेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर की वैल्यू निकालते हैं तो थोड़ा आइडिया हमें लग जाता है, बस एक अनुमान लग जाता है, लेकिन उसे आप 100% करेक्ट वैल्यू नहीं कह सकते। अगर वास्तविक दुनिया की बात करें, इन रियल वर्ल्ड, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। मैथमेटिक्स में यूज होता है कुछ अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। साइंस में यूज होता है, जैसे मैंने बताया, भविष्यवाणी, मौसम का हाल बताते हैं, पूर्वानुमान पूर्वानुमान बता देते हैं, रेनफॉल होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें हम साइंस में देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, कुछ डिजीज बढ़ रही है, तो जो सांख्यिकी है स्टैटिस्टिक्स में भी ये इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन यूज होता है। अब हम दोनों में अंतर देखते हैं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, यानी अंतरणगणन और ब्रह्मागणन में क्या अंतर है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो कुछ हम अंतर देखते हैं, देखिएगा। एक तरफ हमारे ये 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, पहला इंटरपोलेशन का कॉलम है, फिर दूसरा एक्सट्रापोलेशन का कॉलम है। पहला पॉइंट में देखिए दे रखा है, क्या अंतर्गणन में हम क्या करते हैं, एक मान को पढ़ना है जो दो चरम बिंदुओं के बीच में स्थित है। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, 2021 से 2024 के बीच में पता लगाना है क्या वैल्यू हो सकती है। तो दो चरम बिंदु हैं, 2021 एक, 2024 दूसरा। अब इन दोनों के बीच में 2022 की वैल्यू कितनी होगी या 2023 की वैल्यू कितनी होगी, किसी से भी संबंधित हो सकती है। जैसे आप एम कॉम के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, या और किसी क्लास के स्टूडेंट, तो हमने देखा कि 2021 में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2022 में
200 बच्चों ने लिया। 2023 का पता नहीं, 2024 में 500 बच्चों ने लिया। तो पहले वर्ष 100 बच्चों ने लिया, फिर 200 लिया, लास्ट ईयर में 500 बच्चों ने लिया। तो बीच का 2023 में कितने बच्चे रहे होंगे, तो बीच की वैल्यू हम थोड़ा आइडिया से हम इंटरपोलेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक्सट्रापोलेशन दूसरी तरफ लिख रहा है, देखिए एक्सट्रापोलेशन जो होता है वो दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बाहर की वैल्यू होती है। तो चरम मूल्य है उनके बाहर होता है। 2021 से 24 के बीच की वैल्यू निकालनी है तो इंटरपोलेशन हो गया। 2021 से 24 के बाद से 2025 या 2026 की वैल्यू निकालनी है तो उसे हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट सप्लाइज द मिसिंग लिंक, जो एक बीच में लिंक गायब हो गया, एक वैल्यू गायब हो गई, वो हमें पता लगाने के में हेल्प करती है। और जबकि एक्सट्रापोलेशन फोरकास्टिंग में पूर्वानुमान लगाने में काम आती है, कि भविष्यवाणी बताती है कि भाई भविष्य में क्या हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, इट रिफर्स टू द इंसर्शन ऑफ एन इंटरमीडिएट वैल्यू, यानी कि दो वैल्यूज के बीच में दो सीरीज ऑफ टर्म्स हैं, जो पूरी सीरीज है उसमें जो कोई बीच में गायब है उसमें वो वैल्यू फिट कर देती है, इंटरमीडिएट वैल्यू, बीच में मध्यवर्ती मूल्य को समाहित कर दिया जाता है। जबकि एक्सट्रापोलेशन में क्या होता है, ये प्रोजेक्ट करता है वैल्यू फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में क्या वैल्यू हो सकती है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि इंटरपोलेशन को हम ग्राफिकली भी ग्राफ की हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मेथड होता है। लेकिन एक्सट्रापोलेशन को हम ग्राफ की मदद से हम नहीं कर सकते, अगर करने की कोशिश करेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। पांचवा पॉइंट है हमारा, जैसे कभी बीच की वैल्यू, कोई किसी वर्ष की वैल्यू गायब हो गई, खो गई, मिसप्लेस हो गई, मतलब नहीं मिल पा रही है वैल्यू, तो हम इंटरपोलेशन की मदद से वैल्यू निकाल सकते हैं। जबकि एक्सट्रापोलेशन में ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग में काम आता है, जो आर्थिक नियोजन होते हैं। तो फ्यूचर डाटा बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर सरकार कोई नीति बना रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, तो उसे फ्यूचर का भी बारे में ध्यान रखना है कि आगे जाके क्या होने वाला है। उसी हिसाब से जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, तो थोड़ा फ्यूचर के बारे में पता लगाना पड़ता है कि भाई आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तो थोड़ा अनुमान लग जाता है। तो इस हिसाब से सरकार हमारी, जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, वो कुछ पूर्वानुमान लगा लेते हैं, भविष्य के बारे में पता लगा लेते हैं, जिससे कि उनकी नीति आगे वर्षों में काम आ सके, वो पॉलिसी आगे काम आ सके। सिक्स्थ पॉइंट है, जो इंटरपोलेशन में दिया गया है, कि ये एस्टिमेट बताता है मोस्ट लाइकली वैल्यू, सबसे संभावित अनुमान लगाया जाता है, और पिछली वैल्यू को निकालने के लिए पीछे की बीच की वैल्यू को निकालने को हम इंटरपोलेशन कहा करते हैं। जबकि एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन एक प्रोबेबल फिगर निकालते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए संभावित आंकड़े का अनुमान लगाना ब्रह्मागणन कहलाता है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा, इंटरपोलेशन प्रिफर्ड है व्हेन वी हैव ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग अ वैलिड एस्टिमेट, यानी कि अगर बिल्कुल सही वैल्यू चाहिए तो हम इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। इन एक्सट्रापोलेशन हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं, कि जो ट्रेंड, हम ये मानते हैं कि ट्रेंड वैल्यूज हैं, कोई वैल्यू ट्रेंड चला आ रहा है, कि एक्स की वैल्यू आगे जाके क्या हो सकती है आउटसाइड द रेंज, तो हमें बहुत केयरफुली एक्सट्रापोलेशन को यूज करना चाहिए, कि हम ये मानते हैं कि भाई 21, 22, 23, 24 में जो ट्रेंड रहा वो 25 में भी कंटिन्यू होगा, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है। अब जैसे आप कह लीजिए 2015 में जैसा हुआ, 16 में हुआ, 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, वो 2020 में होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 2020 में कोरोना आ गया, कोविड हो गया था। तो जो 2015 से लेकर 19 तक जो ट्रेंड चला होगा वो 2020 में नहीं चल पाया। तो अगर हम 19 वर्ष में हैं, 19 वाले वर्ष में हैं 2019, तो हम 20 का अनुमान लगाएंगे तो पता लगा 20 में वो अनुमान गलत हो गया। तो इसलिए एक्सट्रापोलेशन का यूज हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम 100% करेक्ट नहीं मान सकते। यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ बातें हैं कि जो मानी जाती हैं, कि अगर इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का हम यूज कर रहे हैं तो कुछ बातें एज्यूम करी जाएंगी, ये माना जाएगा कि भाई ये बातें होंगी तभी इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन लागू होगा, वरना नहीं होगा। जैसे यूनिफॉर्मिटी, परिवर्तनों में एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता और नियमितता होनी चाहिए।
यानी कि जो ट्रेंड चला रहा है वो एक जैसा ही होना चाहिए। यानी कि अगर ट्रेंड डिक्रीज का है तो डिक्रीज रहे, बढ़ते क्रम में है कोई डाटा तो बढ़ते क्रम में रहे, घटते क्रम में है तो घटते क्रम में डाटा रहे। यानी कि डाटा यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कोई सडन चेंज ना आए, कोई फ्लक्चुएशन ना हो, उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो। जैसे हम कोई कहें कि 2021 में कोई वैल्यू है 100, 2022 में हो गई वो 1000, फिर 2023 में हो गई 200, 2024 में हो गई 300। तो जो 100 है उसके बाद एकदम 1000 हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस 1000 को हमें सही करना पड़ेगा, और जो 100, 200, 300 की वैल्यू आ रही है उनके बीच में ही उसको फिट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू सही करनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, तो कोई अलग एबनॉर्मल वैल्यू, कुछ अलग वैल्यू निकल कर आ जाती है, तो उसको हमें सही करना पड़ेगा। फिर यूनिफॉर्म वेरिएबल्स हैं, समान चर होने चाहिए। विचाराधीन चर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। जो डाटा है वो एक जैसे से ही होना चाहिए। अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि आपके स्टैटिस्टिक्स में कितने नंबर आए, 2021 में कितने आए, दो एक फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने आए, सेकंड सेमेस्टर में कितने आए, थर्ड सेमेस्टर में कितने आए, तो वो सारे जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है तो वो स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 वर्ष 2 सेमेस्टर हमने स्टैटिस्टिक्स देख लिया और तीसरे सेमेस्टर में हमने इकोनॉमिक्स देख लिया, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। तो वेरिएबल्स एक जैसे ही होने चाहिए। और जो हमारे जो डेटा है, विचाराधीन डेटा हमारा है, वो बाहरी ताकतों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर अफेक्ट ना डालें। जो डाटा है वो नॉर्मल डाटा होना चाहिए, किसी के से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एज्यूम करे गए हैं कि इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन तभी लागू होगा जब ये सब चीजें रहेंगी, होनी चाहिए। अब देखिए 2 स्लाइड्स में हम ये जरूरत देख लेते हैं कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की जरूरत क्या आती है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्या इसका महत्व है। तो देखिए पहला पॉइंट है डाटा की अनुपलब्धता। अनुपलब्धता हो जाती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। कोई डाटा बीच में से कोई गायब है, हमें नहीं मिल पाया, किसी कारणवश हमें डाटा नहीं मिल पाया, तो इंटरपोलेशन की मदद से हम वो डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ डाटा। कभी कभी डाटा खो गया, इरेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, या किसी कारण से वो गलत हो गया, आग लग गई तो वो उस वर्ष का डाटा जल गया, जो फाइलें रखी थी वो खराब हो गई, जल गई। तो जो बीच का डाटा गायब हो गया उसको हम कैलकुलेट करने के लिए इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कुछ डिफिकल्टीज की वजह से, संगठनात्मक डिफिकल्टी हो सकती है, वित्तीय परेशानी हो सकती है, हम कुछ वर्षों का डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए, तो जो बीच का डाटा नहीं कर पाए वो इंटरपोलेशन की मदद से हम के आइडिया अनुमान लगा सकते हैं। हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी। डाटा में एक रूपता लाने में सहायक होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई डाटा दूसरे देश का है और कुछ हमारे देश का है, तो हम उनको एक रूपता ला सकते हैं कि भाई उनमें से कुछ, या तो उनको हम अपनी तरीके से कन्वर्ट कर लें, या अपने डाटा को दूसरे देश की के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में पता लगाना है, भविष्यवाणी करनी है, तो एक्सट्रापोलेशन हम कर सकते हैं, हम गणन कर सकते हैं। और जो पोजिशनल वैल्यू, जैसे आपने कभी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मीन, ये मीडियन पढ़ा होगा, क्वार्टाइल्स पढ़े होंगे, ऑक्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स आपने पढ़े होंगे, मोड है, ये सब चीज़ें जो फॉर्मूले निकले हैं ये भी एक तरीके से ये इंटरपोलेशन टेक्निक की मदद से ही निकाले गए हैं। तो इन चीज़ों की वजह से इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन, इन पॉइंट्स की वजह से इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का यूज ज़्यादा हो जाता है, इनका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। जो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की तकनीक है ये, कि भाई जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कौन से मेथड से करेंगे। तो लैग्रेंज मेथड है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड है, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस और ग्राफिकल मेथड है। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमारे काम के ये 4 मेथड हैं जो हमारे एग्जाम्स में, परीक्षाओं में आते हैं। तो ये 4 मेथड हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे।
एक एक मेथड की 3-3 4-4 वीडियोस मैं बनाऊंगा, तो आपको आसानी रहेगी प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई आगे आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगली कुछ वीडियोस में देखेंगे, सीखेंगे। आपको वो वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। फिर भी कोई बात समझ में ना आए इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर वहां पर दे दूंगा। ठीक है, बार बार वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये मेंशन कर रखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से सीख सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।